नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम धर्मू है। तो चलिए अब यह कहानी धर्मू जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम धर्मू है और मैं बिहार का रहने वाला हूं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी की वो हकीकत है जिसने मेरी सोच को, मेरी हिम्मत को और मेरे यकीन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये बात है आज से कोई 12 से 13 साल पहले की। उस वक्त मैं जवान था, खून में गर्मी थी और अपनी मेहनत के दम पर दुनिया जीत लेने का सपना आंखों में पलता था। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और उन दिनों मैंने नया नया ही अपना काम शुरू किया था। बैंक से भारी भरकम लोन लेकर एक पुराना ट्रक खरीदा था और दिल में ठान लिया था कि इतनी मेहनत करूंगा कि कुछ ही सालों में इस एक ट्रक को 10 ट्रकों के काफिले में बदल दूंगा। मेरे साथ एक हेल्पर था, मेरा खलासी गोलू। लड़का बड़ा ही नेक और मेहनती था। उम्र यही कोई 19-20 साल की होगी। मेरे ही गांव का था। घर की माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए पढ़ाई छोड़कर मेरे साथ काम पर लग गया था। हम दोनों की जोड़ी खूब जमती थी। वो मेरे लिए छोटे भाई जैसा था और मैं भी उसका पूरा ख्याल रखता था। हमारा काम था बिहार के सासाराम जिले से माल उठाकर दिल्ली की फैक्ट्रियों तक पहुंचाना। नया काम था, मुकाबला कड़ा था, इसलिए मैं एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। ज्यादा चक्कर लगाने का मतलब था ज्यादा पैसा और ज्यादा पैसे का मतलब था कि मैं जल्दी से बैंक का कर्ज चुका पाऊंगा और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे पाऊंगा। इसी एक धुन में मैं दिन को दिन और रात को रात नहीं समझता था। बस एक ही जुनून सिर पर सवार था, काम काम और बस काम। शुरुआत के कुछ महीने सब ठीक चला। हम दिन के उजाले में ही सफर करते थे। सासाराम से दिल्ली जाने वाला जो मुख्य हाईवे था वो लंबा तो था ही, साथ ही उस पर दिन भर ट्रकों और गाड़ियों का ऐसा रेला लगा रहता था कि पूछो मत। जगह जगह जाम मिलता जिससे हमारा कीमती वक्त बर्बाद होता था। एक चक्कर पूरा करने में ही कभी कभी 1.5 दिन लग जाता था। मेरे मन में हमेशा ये बात चुभती थी कि अगर किसी तरह ये आने जाने का समय कम हो जाए तो महीने में 2-4 चक्कर ज्यादा लग सकते हैं। एक दिन जब हम सासाराम की एक चाय की दुकान पर बैठे थे तो बातों बातों में एक दूसरे ड्राइवर ने एक छोटे रास्ते का जिक्र किया। उसने बताया कि मुख्य हाईवे से कटकर एक पुराना रास्ता भी दिल्ली की तरफ जाता है जो जंगल और सुनसान इलाकों से होकर गुजरता है। वो रास्ता मुख्य हाईवे से कम 60 से 70 किलोमीटर छोटा है, लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा कि वो रास्ता रात के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कहता था कि वो शापित हाईवे है जहां न जाने कितने ही हादसे हो चुके हैं और लोग उस पर रात में जाने से थर थर कांपते हैं। मेरे कान खड़े हो गए। 70 किलोमीटर कम का मतलब था कम से कम 3-4 घंटे की सीधी बचत। और अगर रास्ता सुनसान है तो जाम का तो सवाल ही नहीं। मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे। अगर हम रात में उस छोटे रास्ते से निकलें तो सुबह तड़के ही दिल्ली पहुंच जाएंगे। जल्दी माल उतारकर दोपहर तक वापस सासाराम के लिए निकल सकते हैं। मतलब जिस काम में 1.5 दिन लगता था वो 1 दिन में पूरा हो सकता है। ये ख्याल मेरे लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था। मैंने उसी पल फैसला कर लिया कि अब से हम रात में उसी रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। जब मैंने ये बात गोलू को बताई तो उसका चेहरा उतर गया। कहने लगा, धर्मू भाई, सब लोग उस रास्ते को मनहूस बताते हैं। कहते हैं कि वहां रात में बुरी आत्माएं घूमती हैं। कोई गड़बड़ हो गई तो मदद के लिए भी कोई नहीं मिलेगा। मैंने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। अरे तू भी किन पुरानी बातों में पड़ गया। ये सब ड्राइवरों के बनाए हुए बहाने हैं ताकि कोई और उनसे आगे ना निकल जाए। और मैं हूं ना तेरे साथ, फिर डर किस बात का। थोड़ा रिस्क नहीं लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। मेरी बातों के आगे वो बेचारा चुप हो गया। उसे मुझ पर भरोसा था। उस रात हमने तय कर लिया कि अगली खेप हम रात में ही लेकर निकलेंगे और उसी मनहूस कहे जाने वाले रास्ते से दिल्ली जाएंगे। अगले दिन जब हम सासाराम में माल लोड कर रहे थे तो वहां हमें एक बुजुर्ग ड्राइवर मिले जिन्हें सब खान चचा कहते थे। उन्होंने जब सुना कि हम रात में जंगल वाले रास्ते से जाने की तैयारी में हैं तो वो हमारे पास आए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर समझाया, बेटा जिद मत कर, वो रास्ता इंसानों के लिए नहीं है, खासकर अमावस की रातों में। वहां भटकती हुई रूहें मुसाफिरों से लिफ्ट मांगती हैं और जिसने गाड़ी रोक दी
वो फिर कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। मैं बस अदब से मुस्कुरा दिया। मुझे लगा कि ये सब बस अंधविश्वास की बातें हैं। मैंने उनसे कहा, चचा, दुआ दीजिए कि हम सही सलामत पहुंच जाएं, और भूत प्रेत से तो हम बचपन से ही नहीं डरते। मेरी बेफिक्री देखकर वो खामोश हो गए, पर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थीं। उन्होंने बस इतना कहा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, पर याद रखना, हर अनसुनी बात झूठ नहीं होती। उनकी बातों को मैंने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। मेरे सिर पर तो बस जल्दी से जल्दी चक्कर पूरा करके ज्यादा पैसे कमाने का भूत सवार था। उस शाम जैसे ही सूरज डूबा, हमने अपना ट्रक उठाया और दिल्ली के लिए निकल पड़े। मुख्य हाईवे पर कुछ दूर चलने के बाद वो मोड़ आया जहां से वो छोटा रास्ता कटता था। सड़क के मुहाने पर ही एक पुराना जंग लगा बोर्ड था, जिस पर धुंधले अक्षरों में कुछ लिखा था जो पढ़ा नहीं जा रहा था। जैसे ही मैंने ट्रक उस रास्ते पर मोड़ा, एक अजीब सी खामोशी ने हमें घेर लिया। मुख्य हाईवे का शोर एकदम से पीछे छूट गया। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे, जिनकी शाखाएं सड़क के ऊपर मिलकर एक सुरंग सी बना रही थीं। रात के अंधेरे में वो रास्ता किसी काले अजगर की तरह लग रहा था, जो हमें निगलने के लिए अपना मुंह खोले बैठा हो। गोलू थोड़ा सहमा हुआ था। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। मैंने उसे दिलासा देने के लिए टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया, लेकिन उस भयानक सन्नाटे में गानों का शोर भी बड़ा बेसुरा और अजीब लग रहा था। मैंने उसे बंद कर दिया। सच कहूं तो उस वीरान रास्ते पर घुसते ही मेरे दिल में भी एक अनजानी सी बेचैनी होने लगी थी, पर मैंने अपने चेहरे पर कोई डर नहीं आने दिया। मैं खुद को दिलासा दे रहा था कि ये बस मेरे मन का वहम है। कुछ ही घंटों की तो बात है, फिर हम इस रास्ते से बाहर होंगे। काश मैं उस वक्त जानता कि हम उस रास्ते पर नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल और सबसे भयानक रात में दाखिल हो चुके थे। वो कोई मन का वहम नहीं था, बल्कि एक ऐसी हकीकत की शुरुआत थी जो हमारी रूह को हमेशा के लिए जख्मी करने वाली थी। उस मनहूस रास्ते पर ट्रक घुमाए हुए हमें करीब 1 घंटा हो चुका था। चारों तरफ घना अंधेरा और एक अजीब, दिल को बैठा देने वाला सन्नाटा पसरा था। हमारे ट्रक के इंजन की घरघराहट भी उस सन्नाटे में खोई खोई सी लग रही थी। गोलू अब भी चुपचाप आंखें बंद किए हनुमान चालीसा बुदबुदा रहा था। मैं उसे देखकर हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर सच तो यह था कि मेरा खुद का कलेजा हलक में आया हुआ था। हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे खड़े पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई लंबे लंबे हाथ फैलाए हमें अपनी ओर बुला रहा हो। मैंने माहौल को थोड़ा हल्का करने की सोची और गोलू से कहा, अरे डर मत गोलू, देख कितना खुला रास्ता है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई झंझट नहीं, सुबह तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। गोलू ने बिना आंखें खोले ही जवाब दिया, भाई मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। उसकी बात सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। मैंने साइड वाले शीशे में पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। मैंने इस ख्याल को अपने दिमाग से झटक दिया, ये सब तेरे मन का वहम है, सो जा थोड़ी देर, आंख लगेगी तो सब ठीक हो जाएगा। हम पीपर खोटी नाम की एक जगह के पास से गुजर रहे थे। वो कोई गांव नहीं था, बस रास्ते में कुछ पुराने खंडहर जैसे घर थे जो शायद सालों से वीरान पड़े थे। कहते हैं पहले यहाँ एक छोटा सा गांव हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे सब लोग वो जगह छोड़कर चले गए। उस जगह पर पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जैसे हम किसी बर्फीले इलाके में आ गए हों, जबकि बाहर उमस भरी गर्मी थी। अचानक एक जोरदार झटका लगा, जैसे ट्रक किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो, और उसी पल ट्रक के पीछे से धड़ाम 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 की 3 भारी आवाजें आईं। ऐसा लगा जैसे किसी ने 3 भारी पत्थर उठाकर हमारे ट्रक पर फेंके हों। मैंने फौरन पूरी ताकत से ब्रेक लगाया और ट्रक को सड़क के बीचों बीच रोक दिया। मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका से बुरी तरह कांप उठा। क्या हुआ धर्मू भाई? गोलू ने आंखें खोलते हुए घबरा कर पूछा। पता नहीं, लगता है पीछे से कुछ गिरा है, मैंने कहा, और धड़कते दिल के साथ ट्रक का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। गोलू भी अपनी टॉर्च लेकर मेरे पीछे पीछे उतरा। हमने ट्रक के पीछे जाकर देखा तो हमारे होश उड़ गए। माल के ऊपर बंधी तिरपाल एक तरफ से फटी हुई थी और हमारे माल की 3 बोरियां, जो बाकी बोरियों के साथ लोहे की जंजीरों और मोटे रस्सों से कसकर बंधी थीं, रहस्यमयी तरीके से सड़क पर गिरी पड़ी थीं। ये देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हमने सांस आराम में लोडिंग के वक्त
खुद एक एक रस्सी और जंजीर को खींचकर चेक किया था। सब कुछ इतनी मजबूती से बंधा था कि ट्रक पलट भी जाता तो शायद माल न गिरता। फिर ये 3 बोरियां ही कैसे गिर गईं? भाई ये कैसे हो गया? रस्से तो वैसे के वैसे ही बंधे हैं, गोलू ने कांपती आवाज में कहा। मैंने खुद टॉर्च की रोशनी में ऊपर चढ़कर देखा। वो सच कह रहा था। सारी जंजीरें और रस्सियां अपनी जगह पर कसकर बंधी हुई थीं। ये नामुमकिन था। बोरियों का बिना रस्सी खुले या टूटे नीचे गिर जाना नामुमकिन था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तिरपाल फाड़कर बोरियों को रस्सियों के बीच से खींचकर नीचे फेंक दिया हो। पर इतनी ताकत किस में हो सकती है? और यहां हमारे सिवा था ही कौन? मेरे दिमाग में खान चचा की कही हुई बातें बिजली की तरह कौंध गईं। वहां भटकती हुई रूहें मुसाफिरों से लिफ्ट मांगती हैं। एक पल के लिए मेरे पूरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। क्या ये उन्हीं रूहों का काम था? मैंने फौरन इस ख्याल को दिमाग से निकालने की कोशिश की। अरे कुछ नहीं, शायद कोई बड़ा गड्ढा आया होगा, झटके से गिर गई होंगी। चल बातें मत बना, जल्दी से बोरियां वापस चढ़ा। मैंने अपनी आवाज में जितनी हो सके उतनी हिम्मत भरकर कहा, ताकि गोलू और न डर जाए। हम दोनों ने मिलकर उन भारी बोरियों को उठाना शुरू किया। एक एक बोरी कम से कम 70 से 80 किलो की थी। उन्हें उठाकर वापस ट्रक पर चढ़ाना पहाड़ तोड़ने जैसा काम था। उस भयानक सन्नाटे में सिर्फ हमारी हांफने की आवाजें गूंज रही थीं। जब हम आखिरी बोरी उठा रहे थे तो मुझे साफ महसूस हुआ जैसे पेड़ों के अंधेरे से कोई हमें घूर रहा है। एक जोड़ी आंखें जो बस हमें ही देख रही थी। मैंने घबराकर टॉर्च की रोशनी जंगल की तरफ मारी, लेकिन वहां घने पेड़ों के सिवा कुछ नहीं था। शायद ये मेरा वहम था, या शायद वो इतनी तेजी से छिप गया था कि मैं देख नहीं पाया। किसी तरह हमने तीनों बोरियां वापस ट्रक पर चढ़ाईं और टूटी तिरपाल को जैसे तैसे रस्सी से फिर से बांध दिया। इस सारे काम में हमारा करीब पौना घंटा बर्बाद हो गया। हम दोनों पसीने में भीगे हुए थे, लेकिन हमें गर्मी नहीं बल्कि उस अनजानी ठंडक का एहसास हो रहा था। वापस ट्रक में बैठे और मैंने कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट किया। मैं उस जगह से बस भाग जाना चाहता था। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। गोलू अब जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। मैं भी मन ही मन अपने सारे देवी देवताओं को याद कर रहा था। बाकी का रास्ता हमने बिना रुके, बिना एक शब्द बोले तय किया। उस घटना के बाद रास्ते में और कुछ अजीब तो नहीं हुआ, लेकिन वो डर हमारे साथ चिपका रहा। हम सुबह करीब 5 बजे दिल्ली की सीमा में दाखिल हुए। शहर की रोशनी और गाड़ियों की आवाजाही देखकर हमारी जान में जान आई। ऐसा लगा जैसे हम किसी दूसरे लोक से वापस इंसानों की दुनिया में लौट आए हैं। हमने फैक्ट्री में माल उतारा और पास के ही एक ढाबे पर जाकर ट्रक खड़ा कर दिया। मैं उस रात की घटना को भुलाने की कोशिश कर रहा था। मैंने खुद को और गोलू को समझाया कि शायद सड़क बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए ऐसा हुआ होगा। लेकिन मेरा दिल जानता था कि जो हुआ वो मामूली नहीं था। उस दिन हम इतने थके हुए थे कि ढाबे की चारपाई पर पड़ते ही सो गए। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने गोलू को जगाया। उठ जा भाई, घर वापस नहीं चलना क्या? गोलू ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और उसका चेहरा बुखार से तप रहा था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन सिर पकड़कर वापस लेट गया। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैंने घबराकर पूछा। पता नहीं भाई, सिर फटा जा रहा है और पूरा बदन आग की तरह जल रहा है। रात में बहुत ठंड लग रही थी, उसने कमजोर आवाज में कहा। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा। वो तेज बुखार से जल रहा था। मुझे चिंता हो गई। मैंने उसे डॉक्टर को दिखाया, दवाइयां दिलवाईं। डॉक्टर ने कहा कि शायद सफर की थकान और मौसम बदलने की वजह से वायरल हो गया है। लेकिन मैं जानता था, मेरा दिल कह रहा था कि यह मामूली बुखार नहीं है, ये उसी मनहूस रास्ते का असर है। उस रात गिरी हुई 3 बोरियां सिर्फ एक हादसा नहीं थी, वो एक चेतावनी थी, एक इशारा था कि उस रास्ते की बुरी नजर हम पर पड़ चुकी है। हमें लगा था कि हम उस जंगल से बाहर आ गए हैं, लेकिन शायद उस जंगल की कोई चीज हमारे साथ ही चली आई थी। दिल्ली में 2 दिन रुकने के बाद भी गोलू की हालत में कोई सुधार नहीं था। डॉक्टर की दी हुई दवाइयां जैसे उस पर बेअसर हो रही थी। उसका बुखार घड़ी घड़ी चढ़ता उतरता और कमजोरी इतनी ज्यादा थी कि वो बेचारा बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। वो अक्सर नींद में बुरी तरह कांपने लगता और कुछ बड़बड़ाता रहता। उसकी आवाज तो साफ नहीं होती थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो किसी से रहम की भीख मांग रहा हो, किसी से कह रहा हो कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं पूरी पूरी रात उसके पास जाकर गुजार देता,
मन ही मन अपनी गलती पर पछताता रहता। मेरे थोड़े से लालच ने मेरे भाई जैसे दोस्त को इस हाल में पहुंचा दिया था। मैंने फैसला कर लिया था कि जब तक गोलू पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, हम दिल्ली से वापस नहीं जाएंगे, चाहे मालिक मुझे काम से ही क्यों ना निकाल दे। लेकिन किस्मत शायद हमारा इम्तिहान लेने पर तुली थी। तीसरे दिन हमारे ट्रक मालिक का फोन आया। दिल्ली की एक फैक्ट्री से पेंट का माल बिहार अर्जेंट पहुंचाना था और मालिक ने वो काम पकड़ लिया था। उसने मुझसे कहा, धर्मू, आज रात ही माल लोड करके निकलना होगा। पार्टी बहुत बड़ी है और काम खराब नहीं होना चाहिए। इस चक्कर के लिए मैं तुझे डबल पैसे दूंगा। डबल पैसे का नाम सुनकर भी इस बार मेरे मन में कोई लालच नहीं आया। मेरे लिए गोलू की जान से बढ़कर कुछ नहीं था। मैंने मालिक को साफ साफ मना कर दिया, मालिक, गोलू की तबीयत बहुत खराब है, हम इस हालत में सफर नहीं कर सकते। लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं था। वो मुझ पर चिल्लाने लगा, ये बहानेबाजी कहीं और करना। अगर आज रात ट्रक नहीं निकला तो वापस आकर अपना हिसाब ले लेना और ट्रक की चाबी मेरे मुंह पर मारकर चले जाना। तुझ जैसे बहुत ड्राइवर मिल जाएंगे मुझे। मालिक की धमकी सुनकर मैं सन्न रह गया। अगर ये नौकरी चली गई तो मैं बैंक का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं बुरी तरह फंस गया था। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। मैंने गोलू की तरफ देखा। वो शायद हमारी बातें सुन रहा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, भाई आप चिंता मत करो, मैं चलूंगा आपके साथ। मैं अब पहले से ठीक हूं। ट्रक में बैठे बैठे ही तो जाना है। मैं उसकी हालत देख रहा था। वो ठीक नहीं था। वो बस मेरा नुकसान नहीं होने देना चाहता था। मेरा दिल नहीं मान रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। मैंने भारी मन से मालिक को हाँ कर दी। मैंने खुद को और गोलू को तसल्ली दी कि हम इस बार किसी भी हाल में उस मनहूस रास्ते से नहीं जाएंगे। हम मुख्य हाईवे से ही चलेंगे, चाहे 2 दिन क्यों ना लग जाए। शाम को हमने माल लोड किया और रात करीब 10 बजे दिल्ली से सासाराम के लिए रवाना हो गए। मैंने मुख्य हाईवे ही पकड़ा। गोलू दवा खाकर मेरी बगल वाली सीट पर सो गया था। मैं धीरे धीरे ट्रक चला रहा था। बार बार शीशे से पीछे उस अंधेरे को देख लेता था जो हमने बिहार जाते हुए पार किया था। रात के करीब 1 बज रहे होंगे जब हम एक जगह पहुंचे जहां हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। आगे कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और पुलिस ने रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया था। एक एक इंच गाड़ी खिसक रही थी। 2 घंटे उसी जाम में फंसे रहने के बाद पता चला कि रास्ता खुलने में सुबह के 5 से 6 बजे जाएंगे। अब मेरा माथा ठनका। मालिक को सुबह 10 बजे तक माल की डिलीवरी चाहिए थी। अगर हम यहीं फंसे रहे तो किसी भी हाल में समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर नहीं पहुंचे तो नौकरी जानी पक्की थी। मेरे दिमाग में फिर से शैतान ने दस्तक दी। यहां से थोड़ी दूर पर ही वो छोटा रास्ता है। अगर वहां से निकल जाऊं तो सुबह होने से पहले ही ये जाम पार कर लूंगा। नहीं, हरगिज नहीं। मेरा दिल चिल्लाया। पिछली बार क्या हुआ था भूल गया, लेकिन दिमाग नौकरी जाने का डर दिखा रहा था। घर की गरीबी याद दिला रहा था। मैं स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखकर बैठ गया। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने सोए हुए गोलू की तरफ देखा। वो बेचारा तकलीफ में था। मैंने सोचा, अगर मैं जल्दी से ये रास्ता पार कर लूं तो हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे और इसका अच्छा इलाज भी हो पाएगा। मैंने खुद को यही झूठा दिलासा दिया और एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। मैंने ट्रक को धीरे धीरे सर्विस लेन पर लिया और उस मोड़ की तरफ बढ़ा दिया जहां से वो शापित रास्ता शुरू होता था। उस रास्ते पर घुसते ही इस बार डर पहले से 10 गुना ज्यादा था, क्योंकि अब हम जानते थे कि ये अंधेरा और ये सन्नाटा अपने अंदर क्या छुपाए बैठा है। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ ट्रक भगा रहा था। मैं जल्द से जल्द पीपर खोटी वाले उस इलाके को पार कर लेना चाहता था। और फिर वही हुआ जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। जैसे ही हम उसी सुनसान जगह पर पहुंचे जहां पिछली बार हमारी बोरियां गिरी थीं, ट्रक एक जोरदार झटके के साथ एक तरफ झुक गया। तेज आवाज के साथ हमारे ट्रक का पिछला टायर पंक्चर हो गया था। अब मेरे हाथ पैर फूल गए। उसी जगह पर, उसी मनहूस जगह पर हम फिर से फंस गए थे। गोलू की भी नींद खुल गई। जब उसे पता चला कि हम उसी रास्ते पर हैं और हमारा ट्रक खराब हो गया है तो वो बुरी तरह रोने लगा। मैंने कहा था ना भाई, ये जगह हमें नहीं छोड़ेगी, अब हम नहीं बचेंगे। चुप कर, रो मत, कुछ नहीं होगा, मैंने उसे डांटा, जबकि अंदर से मैं खुद बुरी तरह कांप रहा था। हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे। चारों तरफ वही मौत जैसा सन्नाटा था। हमने कांपते हाथों से जैक लगाकर टायर बदलना शुरू किया।
हर पत्ते की खड़खड़ाहट पर हमारा दिल उछलकर मुंह को आ जाता था। हम जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी हमें दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। पहले तो बहुत धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे वो तेज होती गईं। वो ढोल, नगाड़े और शहनाई की आवाजें थीं, जैसे कोई बारात आ रही हो। हम दोनों ने काम छोड़कर हैरानी और खौफ से एक दूसरे की तरफ देखा। इस सुनसान जंगल में आधी रात को ये बारात कहां से आ गई? गोलू ने हकलाते हुए पूछा। आवाजें और करीब आती जा रही थी। अब हमें बाजे गाजे के साथ साथ लोगों के हंसने बोलने और गाने की आवाजें भी साफ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों बारातियों का झुंड नाचता गाता हमारी ही तरफ चला आ रहा है। हम दोनों काम छोड़कर टॉर्च लेकर सड़क की तरफ देखने लगे, लेकिन हमारी आंखों के सामने घना अंधेरा और खाली सड़क के सिवा कुछ नहीं था। कोई नहीं था वहां, पर आवाजें इतनी साफ और तेज थीं जैसे बारात बस हमसे कुछ ही गज की दूरी पर हो। ढोल की थाप हमारे दिलों पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। हम दोनों डर के मारे बुत बन गए। वो अनदेखी बारात धीरे धीरे हमारे पास से गुजरी। हमें अपने कानों के बिल्कुल पास से शहनाई की दर्द भरी धुन, मर्दों के ठाके और औरतों के मंगल गीतों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं, लेकिन हमारी आंखों को एक परछाई तक नजर नहीं आ रही थी। ये एहसास इतना खौफनाक था कि हमारी रूह तक कांप गई थी। आवाजें धीरे धीरे हमसे दूर होती गईं और फिर उसी जंगल के सन्नाटे में कहीं खो गईं। हम दोनों अभी भी पत्थर की तरह वहीं खड़े थे। हमारे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। आज हमें यकीन हो गया था कि खान चचा की बातें अंधविश्वास नहीं थीं। इस सड़क पर सचमुच कुछ ऐसा था जो इंसानी दुनिया से परे था, और हम अपने लालच और मजबूरी के कारण सीधे उसी अनहोनी के मुंह में दोबारा आ फंसे थे। उस अनदेखी बारात की आवाजें जंगल के सन्नाटे में गुम हो जाने के बाद भी हम काफी देर तक मूर्ति की तरह सड़क पर खड़े रहे। हमारे कानों में अभी भी वो शहनाई की धुन और ढोल की थाप गूंज रही थी। शरीर डर से कांप रहा था और दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ गया था। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया था कि ये सड़क, ये जंगल इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं थे। यहां कोई और ही बसता था। धर्मू भाई, अब क्या होगा? हम यहां से जिंदा निकल पाएंगे? गोलू ने रोते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका बुखार शायद और तेज हो गया था और डर से उसकी हालत और भी बिगड़ रही थी। मैं उसे क्या जवाब देता? मेरे पास खुद कोई जवाब नहीं था। मैंने बस इतना कहा, हिम्मत रख, रोने से कुछ नहीं होगा, चुपचाप टायर बदल और यहां से गाड़ी निकाल। हमने कांपते हाथों से फिर से टायर बदलना शुरू किया। अब हमारा ध्यान काम पर कम और जंगल से आने वाली हर छोटी बड़ी आहट पर ज्यादा था। किसी जानवर के बोलने की आवाज भी आती तो ऐसा लगता जैसे मौत हमारी तरफ बढ़ रही है। किसी तरह 10-15 मिनट की और मशक्कत के बाद हम टायर बदलने में कामयाब हो गए। मैं जल्दी से ड्राइवर सीट पर बैठा और चाबी घुमाई। हे भगवान, बस एक बार यहां से निकाल दे, मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। इंजन एक ही बार में स्टार्ट हो गया। मैंने राहत की सांस ली और तुरंत ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन हमारी मुसीबतें अभी खत्म कहां हुई थीं। वो ताकतें शायद हमें इतनी आसानी से जाने देने के मूड में नहीं थीं। हम मुश्किल से आधा किलोमीटर ही आगे बढ़े होंगे कि ट्रक एक बार फिर बुरी तरह से एक तरफ को लुढ़क गया। धड़ाम! एक और टायर फट गया था, इस बार आगे का टायर। अब मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैं स्टीयरिंग व्हील पर मुक्के मार मार कर चिल्लाने लगा, क्यों हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है? क्या बिगाड़ा है हमने किसी का? गोलू तो अब फूट फूट कर रोने लगा था। ये हमें मार डालेंगे भाई, ये हमें यहीं मार डालेंगे। मैंने कहा था ना, मत चलो इस रास्ते से। उसका रोना सुनकर मेरा गुस्सा और डर दोनों ही बढ़ गए। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं भी हिम्मत हार गया तो हम सचमुच यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे। मैंने उसे चुप कराया। चुप हो जा, कुछ नहीं होगा। हमारे पास अब स्टेपनी भी नहीं है। हमें मदद के लिए कहीं जाना ही होगा। लेकिन इस सुनसान भुताहा जंगल में आधी रात को मदद कहां से मिलती? डर और प्यास से हमारा गला बुरी तरह सूख रहा था। ट्रक में रखी पानी की बोतल भी कब की खाली हो चुकी थी। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है भाई, गोलू ने सिसकते हुए कहा। हाँ, पानी तो खोजना ही पड़ेगा, मैंने कहा। मैंने ट्रक की हेडलाइट बंद कर दी ताकि बची खुची बैटरी भी ना खत्म हो जाए और हम टॉर्च लेकर नीचे उतरे। मैंने गोलू से कहा कि वो ट्रक में ही बैठे, लेकिन वो अकेले रुकने के नाम से ही कांप गया। हम दोनों टॉर्च की रोशनी में सड़क के किनारे किनारे पानी की तलाश में आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद हमें सड़क से काफी अंदर
जंगल के बीच एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। वो एक लालटेन की धीमी पीली रोशनी लग रही थी जो किसी झोपड़ी के अंदर जल रही थी। हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इस वीरान जंगल में एक झोपड़ी, ये हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। हमें लगा कि शायद कोई रहता होगा जो हमारी मदद कर सकता है और शायद पीने के लिए पानी भी मिल जाएगा। एक नई उम्मीद के साथ हम दोनों उस रोशनी की तरफ बढ़े। कच्चा रास्ता था, कांटों और झाड़ियों से भरा हुआ। किसी तरह हम उस झोपड़ी के पास पहुंचे। वो एक बहुत ही छोटी और पुरानी सी झोपड़ी थी जो घास फूस और मिट्टी से बनी थी। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से लालटेन की रोशनी दरवाजे की दरारों से छनकर बाहर आ रही थी। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। कोई है अंदर? दरवाजा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से दरवाजा पीटा, इस बार थोड़ा जोर से। अरे भाई, कोई है क्या? हम मुसाफिर हैं, बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, थोड़ा पानी मिल जाएगा। कुछ पलों की खामोशी के बाद अंदर से एक भारी कर्कश और बेहद डरावनी आवाज आई, जैसे कोई अपने गले को घसीट कर बोल रहा हो। कौन हो तुम लोग और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? उस आवाज को सुनकर ही हमारी रूह कांप गई। वो किसी बूढ़े आदमी की आवाज थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं लग रहा था। मैंने घबराते हुए जवाब दिया, बाबा, हम ट्रक ड्राइवर हैं, हमारा ट्रक खराब हो गया है, बहुत प्यास लगी है, बस थोड़ा पानी चाहिए। यहाँ कोई पानी वाणी नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से, फौरन चले जाओ। अंदर से वही डरावनी आवाज फिर आई। इस बार उसमें गुस्सा और एक अजीब सी धमकी थी। हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी एक और अजीब बात हुई। जैसे ही हम उस झोपड़ी के पास पहुंचे थे, हमारी टॉर्च की रोशनी अपने आप धीमी पड़ने लगी थी। और अब उस आदमी के बोलने के बाद झोपड़ी के अंदर जल रही लालटेन की लौ भी बुरी तरह से टिमटिमाने लगी, जैसे कोई उसे फूंक मारकर बुझाने की कोशिश कर रहा हो। मैं कुछ और कहने ही वाला था कि झोपड़ी का दरवाजा की आवाज करता हुआ धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा, और जिस पल दरवाजा पूरा खुला, उसी पल हमारी टॉर्च और अंदर की लालटेन दोनों की रोशनी एक साथ पूरी तरह बुझ गई। चारों तरफ घना जानलेवा अंधेरा छा गया। हमें दरवाजे पर किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। एक साया, एक परछाई। अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हम महसूस कर सकते थे कि कोई हमें घूर रहा है। एक सड़ी हुई भयानक बदबू, जैसे कोई लाश सड़ रही हो, हमारे नथुनों से टकराई और एक बर्फीली हवा का झोंका हमारे चेहरों पर लगा। बस इतना ही काफी था। हमारे अंदर जितनी भी हिम्मत बची थी, सबने जवाब दे दिया। हम चीखे भी नहीं, हमारे हलक से आवाज ही नहीं निकली। हम बस अपनी जान बचाने के लिए उल्टे पांव भागे। हम एक दूसरे को रौंदते हुए गिरते पड़ते उस झोपड़ी से, उस अंधेरे से दूर भागे। हमें ऐसा लग रहा था कि वो साया हमारे पीछे भाग रहा है, हमें पकड़ने के लिए। हम बस भागते रहे, बिना पीछे मुड़े, बिना कुछ सोचे, जब तक कि हमें सड़क पर खड़े अपने ट्रक का धुंधला सा आकार दिखाई नहीं दिया। वो झोपड़ी और उसका रहस्यमयी बाशिंदा हमारे पीछे रह गए थे, लेकिन उनका खौफ हमारी आत्मा में बस चुका था। उस खौफनाक झोपड़ी से जान बचाकर हम पागलों की तरह भागे थे। हमारा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा, और पैर इतने कांप रहे थे कि लग रहा था अब गिरे कि तब गिरे। हम गिरते पड़ते, हांफते हुए किसी तरह अपने ट्रक के पास पहुंचे। मैं पहुंचते ही ट्रक के ठंडे लोहे से सटकर जमीन पर बैठ गया और अपनी उखड़ती सांसों को काबू करने की कोशिश करने लगा। मेरी नजरें अब भी उसी दिशा में थीं जिधर वो झोपड़ी थी, इस डर से कि कहीं वो साया हमारे पीछे तो नहीं आ गया। जब मेरी सांसें थोड़ी सामान्य हुईं तो मैंने गोलू को आवाज देने के लिए मुंह घुमाया। गोलू, तू ठीक तो है? लेकिन मेरे बगल में कोई नहीं था। गोलू वहां था ही नहीं। मेरा दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना ही भूल गया। गोलू, गोलू, कहां है तू? मैं घबराकर चिल्लाया। चारों तरफ अंधेरा और वही जानलेवा सन्नाटा था। कोई जवाब नहीं आया। मेरे दिमाग में भयानक ख्याल आने लगे। कहीं भागते भागते वो रास्ता तो नहीं भटक गया, या उस झोपड़ी वाले, उस साये ने उसे पकड़ तो नहीं लिया। ये सोचते ही मेरे पूरे बदन में खौफ की एक बर्फीली लहर दौड़ गई। मैंने जमीन पर पड़ी अपनी टॉर्च उठाई। भागने में शायद वो मेरे हाथ से छूटकर गिर गई थी। मैंने कांपते हाथों से उसे ऑन किया। शुक्र है वो जल रही थी, भले ही उसकी रोशनी अब बहुत धीमी और पीली पड़ गई थी। मैंने टॉर्च की कांपती हुई रोशनी चारों तरफ घुमाई। गोलू, अरे आवाज तो दे भाई, कहां रह गया तू? तभी मुझे सड़क के दूसरी तरफ
जंगल के किनारे से किसी के सिसकने की दबी दबी सी आवाज सुनाई दी। मैंने फौरन टॉर्च उस तरफ घुमाई। वो गोलू था। वो सड़क के किनारे घुटनों के बल बैठा था, जंगल की तरफ मुंह किए हुए, और उसके कंधे हल्के हल्के हिल रहे थे। वो रो रहा था। मैंने राहत की एक गहरी सांस ली। अरे पगले, वहां क्या कर रहा है? मेरी तो जान ही निकाल दी थी, चल इधर आ। लेकिन वो अपनी जगह से हिला नहीं, बस उसी तरह बैठकर सिसकता रहा। मुझे उसका इस तरह बैठना बहुत अजीब लगा। मैं सड़क पार करके धीरे धीरे उसके पास गया। क्या हुआ? इतना डर गया क्या? अरे मैं हूं ना तेरे साथ, चल उठ अब। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा ताकि उसे उठा सकूं। जैसे ही मेरा हाथ उसके कंधे से छुआ, उसने रोना बंद कर दिया और एकदम शांत हो गया। चल भाई, यहां से निकलना है, ये जगह ठीक नहीं है, मैंने कहा और उसे उठाने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। और जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा और टॉर्च की मध्यम रोशनी उस पर पड़ी, मेरी हलक में अटकी हुई चीख बाहर निकल गई। गोलू का वो हाथ किसी जीते जागते इंसान का नहीं लग रहा था। उसकी चमड़ी काली पड़कर सड़ गई थी, जैसे किसी पुरानी लाश का हाथ हो जो महीनों से जमीन में दफन हो। उसकी उंगलियों के नाखून उखड़े हुए थे और उनसे एक अजीब सा काला काला तरल पदार्थ रिस रहा था। उस हाथ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान ही ना हो। मैं डर के मारे बिजली का करंट लगने जैसे उछलकर 2 कदम पीछे हट गया। ये तेरे हाथ को क्या हुआ गोलू? मेरी आवाज मेरे गले में ही फंस कर रह गई थी। गोलू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बहुत धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और मेरी तरफ देखा। टॉर्च की पीली रोशनी में उसका चेहरा किसी और ही दुनिया का लग रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और उनमें एक भयानक खालीपन था, जैसे वो मुझे देख तो रहा था पर पहचान नहीं रहा था। वो मेरा दोस्त, मेरा गोलू नहीं लग रहा था, वो कोई और था। उसने मेरी तरफ देखकर एक बहुत ही अजीब और डरावनी मुस्कान दी और फिर अचानक किसी जंगली जानवर जैसी फुर्ती से उठकर घने जंगल के अंधेरे में भागने लगा। गोलू रुक, अरे कहां जा रहा है? मैं उसके पीछे चिल्लाया, लेकिन वो रुका नहीं और पल भर में घने पेड़ों के बीच ऐसे गायब हो गया जैसे वहां कभी था ही नहीं। मैं वहीं सड़क पर जड़ की तरह खड़ा रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। गोलू का सड़ा हुआ हाथ, उसकी लाल आंखें, उसकी वो भयानक मुस्कान और उसका जंगल में भाग जाना। मेरा दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। मैं एक भयानक दुविधा में फंस गया था। क्या मैं उसके पीछे उस जानलेवा जंगल में जाऊं या अपनी जान बचाकर यहां से भाग जाऊं? वो मेरा भाई जैसा था, मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता था? लेकिन उस घने काले जंगल में एक कदम भी रखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। तभी मुझे अपने ट्रक के पास से गोलू के चिल्लाने की आवाज आई। एक दर्द भरी, रूह कंपा देने वाली चीख। मेरा दिल दहल गया। मैं बिना एक पल सोचे ट्रक की तरफ भागा। वहां पहुंचकर जो मैंने देखा, उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। गोलू ट्रक के पिछले टायर के पास जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था। उसका शरीर अजीब तरह से ऐंठ रहा था, जैसे उसे बिजली के हजारों झटके एक साथ लग रहे हों। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं और मुंह से झाग निकल रहा था। मैं दौड़कर उसके पास गया। गोलू, आंखें खोल, क्या हुआ तुझे? मैंने उसके गाल थपथपाए। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। वो मुझे घूर घूर कर देखने लगा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे सहारा दिया और किसी तरह घसीटते हुए उसे ट्रक के कैबिन में ले आया। मैंने उसे पैसेंजर सीट पर लिटा दिया। वो अभी भी बुरी तरह कांप रहा था। अचानक उसने कांपना बंद कर दिया। वो एकदम शांत होकर लेट गया। फिर वो धीरे से उठा और सीट पर सीधा बैठ गया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अब भी लाल थीं, लेकिन उनमें का भाव बदल चुका था। अब उनमें एक शैतानी चमक थी। तू ठीक तो है? मैंने डरते डरते पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे घूरता रहा। फिर उसके होंठ हिले और एक आवाज निकली जो गोलू की थी ही नहीं। वो एक भारी, कर्कश और घिसटती हुई आवाज थी, ठीक वैसी ही जैसी हमने उस झोपड़ी के अंदर से सुनी थी। कहा था ना, चले जाओ यहां से, क्यों आए वापस हमारी जगह पर? यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई। ये गोलू नहीं बोल रहा था। उसके शरीर में उस झोपड़ी वाले बूढ़े की आत्मा घुस गई थी। मेरा दोस्त अब मेरा दोस्त नहीं रहा था। वो किसी और के कब्जे में था। मैं एक जीती जागती लाश के साथ उस भुताहा जंगल में एक खराब ट्रक के अंदर फंसा हुआ था और वो शैतानी ताकत अब मेरे बिल्कुल सामने बैठी थी। गोलू के मुंह से उस बूढ़े की कर्कश और अपरिचित आवाज सुनकर मेरी हालत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था।
मेरे शरीर की सारी गर्मी जैसे एक पल में किसी ने खींच ली थी और उसकी जगह रगों में बर्फीला पानी भर दिया हो। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं जागते हुए कोई भयानक सपना देख रहा हूं, या शायद किसी ने मुझे जीते जी एक गहरी अंधेरी कब्र में दफना दिया हो, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं स्टीयरिंग व्हील को इतनी बेतहाशा मजबूती से पकड़े हुए था कि मेरी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे और उनमें दर्द होने लगा था, पर मुझे उस दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा था। मेरा पूरा ध्यान मेरे सामने बैठी उस चीज पर था जो सिर्फ दिखने में मेरा दोस्त गोलू था। वो मेरा भाई जैसा दोस्त था जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी के न जाने कितने अच्छे बुरे पल बिताए थे, लेकिन इस वक्त वो मेरा दोस्त नहीं था। उसकी आंखों से कोई अनजान सदियों पुराना शैतान मुझे घूर रहा था और उसके मुंह से अपनी विजय का, अपनी जीत का ऐलान कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। अब ये हमेशा के लिए हमारा है। वो भयानक आवाज एक बार फिर उस छोटे से कैबिन में गूंजी और गोलू के चेहरे पर एक ऐसी शैतानी भयानक मुस्कान फैल गई जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो मुस्कान उसके चेहरे पर बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं लग रही थी, जैसे किसी ने उसके चेहरे की मांसपेशियों को जबरदस्ती खींच दिया हो। तुम भी यहीं रह जाओ, हमेशा के लिए हमारे साथ इस जंगल में। ये शब्द मेरे कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। मेरा खून जम गया और मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मुझे लगा जैसे वो मेरी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि अगर मैं यहां एक पल भी और रुका तो मेरा हश्र भी गोलू जैसा ही होगा, या शायद उससे भी कहीं ज्यादा बदतर। उस शैतान की आंखों में मुझे अपनी भयानक मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। मुझे यहां से निकलना होगा, किसी भी कीमत पर। मुझे गोलू को भी अपने साथ लेकर यहां से निकलना होगा, पर कैसे? यह सवाल मेरे दिमाग में एक हथौड़े की तरह बज रहा था। ट्रक के 2 टायर पूरी तरह से फट चुके थे। यह विशालकाय ट्रक यहां से 1 इंच भी हिलेगा या नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मेरे दिमाग में उस वक्त बस एक ही ख्याल किसी जीवन मंत्र की तरह गूंज रहा था, जान है तो जहान है। अगर मौत निश्चित ही है तो मैं इस तरह हार मानकर एक कायर की तरह नहीं मरूंगा। मैं लड़कर मरूंगा, अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मैंने उस शैतान की धमकी भरी बातों को अनसुना करने की हिम्मत जुटाई और कांपते हुए हाथों से ट्रक की चाबी इग्निशन में घुमाई। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि चाबी पहली बार में छेद में गई ही नहीं। दूसरी कोशिश में मैंने अपनी सारी ताकत और हिम्मत बटोरकर चाबी घुमाई। एक लंबी, दिल दहला देने वाली घरघराहट की आवाज आई, जैसे कोई मरता हुआ जानवर अपनी आखिरी सांस ले रहा हो। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया और मेरी उम्मीद टूटने लगी, लेकिन फिर जैसे भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली हो, ट्रक का पुराना इंजन एक जोरदार धमाके के साथ स्टार्ट हो गया। कहां जाओगे बचकर? गोलू के अंदर से वो आत्मा गुर्राई और उसकी आवाज में गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। ये हमारा जंगल है, यहां हमारी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, यहां से कोई वापस नहीं जाता। इतना कहकर वो एक झटके में मेरी तरफ झपटा। उसकी फुर्ती और ताकत किसी इंसान की नहीं थी। उसने स्टीयरिंग व्हील को अपने पंजों जैसे हाथों से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने की बेतहाशा कोशिश करने लगा। गाड़ी बंद कर, हरामजादे! वो चीखा। मैंने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग को अपनी तरफ खींचा और दूसरे पैर से एक्सेलरेटर को जमीन से लगा दिया। ट्रक फटे हुए टायरों के साथ अपने लोहे के रिमों को सड़क पर घसीटता हुआ एक भयानक और कान फाड़ देने वाला कर्कश शोर करता हुआ धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। गोलू अब और भी ज्यादा हिंसक और खतरनाक हो गया था। वो किसी जंगली जानवर की तरह मुझ पर हमला कर रहा था, जिसकी आंखों में खून उतर आया हो। वो मुझे अपने लंबे गंदे नाखूनों से नोच रहा था, मेरे बाल खींच रहा था और बार बार डैशबोर्ड की तरफ झुककर चाबी निकालने की कोशिश कर रहा था। ट्रक के उस छोटे से कैबिन के अंदर हमारी एक भयानक, जानलेवा लड़ाई शुरू हो गई थी। मैं एक हाथ से उस शैतानी ताकत से खुद को बचा रहा था और दूसरे हाथ से किसी तरह उस अधमरे, लड़खड़ाते हुए ट्रक को सड़क पर सीधा रखने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मैं किसी भी तरह ट्रक को 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी रफ्तार पर भगाने की जद्दोजहद कर रहा था। सड़क पर रिम घिसने की वजह से एक ऐसी असहनीय और दिल को चीर देने वाली आवाज पैदा हो रही थी, जैसे कोई अपनी उंगलियों से किसी लोहे की बड़ी सी चादर को खुरच रहा हो। हर पल, हर सेकंड मेरे दिल में यही डर था कि कहीं ट्रक का संतुलन न बिगड़ जाए और वो सड़क के किनारे पलट न जाए। अगर ऐसा होता तो हमारी मौत निश्चित थी,
मैं बस उस खौफनाक जगह से, उस जंगल से दूर भागना चाहता था। मुझे लगा कि शायद अब हम बच जाएंगे, शायद हमने उस शैतान को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन मैं कितना गलत था, मैं कितना नादान था। असली खौफ, असली दहशत तो अभी रास्ते में हमारा इंतजार कर रही थी। हम मुश्किल से 1-8 किलोमीटर ही आगे बढ़ पाए होंगे कि ट्रक की कमजोर हेडलाइट की रोशनी में मुझे सड़क के किनारे कुछ बहुत ही अजीब और अविश्वसनीय सा दिखाई दिया। सड़क के किनारे एक बहुत लंबा और बिल्कुल पतला सा बांस का पेड़ था, जो बिना हवा के भी धीरे धीरे झूल रहा था। और उस पतले से, कमजोर से दिखने वाले बांस की सबसे ऊंची फुनगी पर कोई बैठा हुआ था। मैंने डरते डरते और अपनी आंखों पर यकीन न करते हुए उस चीज को ठीक से देखने के लिए ट्रक की रफ्तार और भी धीमी कर दी। जैसे ही हम उस बांस के पेड़ के पास पहुंचे, मेरा कलेजा डर के मारे मुंह को आ गया और मेरी सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। वो एक औरत थी, एक बहुत ही पतली दुबली, किसी हड्डी के ढांचे जैसी औरत, जिसके शरीर पर मांस जैसे था ही नहीं। उसने फटे पुराने, मैले कुचैले और बदरंग कपड़े पहने हुए थे, जो चिथड़े बनकर उसके शरीर से लटक रहे थे। उसके बाल बेहद लंबे, उलझे हुए और सूखे थे, जो उसके पूरे चेहरे को ढके हुए थे। और वो उस पतले से बांस के सिरे पर, जो हवा में लगातार झूल रहा था, ऐसे आराम से और संतुलित होकर बैठी थी जैसे कोई किसी आरामदायक कुर्सी पर बैठा हो। यह एक बिल्कुल नामुमकिन सा दृश्य था। कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा सर्कस का कलाकार क्यों ना हो, उस हवा में लगातार झूलते बांस पर इस तरह अपना संतुलन नहीं बना सकता था। जैसे ही हमारा ट्रक उसके ठीक नीचे से गुजरा, उसने बहुत धीरे धीरे एक अजीब सी हरकत के साथ अपना सिर ऊपर उठाया और हमारी तरफ देखा। उसके उलझे हुए बालों के बीच से उसकी 2 आंखें किसी भूखे जंगली जानवर की तरह चमक रही थीं। उन आंखों में एक अजीब सी बीभत्स चमक थी। उसे देखते ही मेरे बगल में बैठा गोलू, या जो भी शैतान उसके अंदर था, पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन उसकी चीख में डर बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खुशी और पहचान का भाव था, जैसे उसने किसी अपने को देख लिया हो। रोको, रोको धर्मू, वो बुला रही है, देखो वो हमें बुला रही है, उसे अंदर बिठा लो, रोको गाड़ी। वो पागलों की तरह चीख रहा था और दरवाजे का हैंडल पकड़कर उसे खोलने की जानलेवा कोशिश करने लगा। मैं एक पल में सब कुछ समझ गया। ये भी उन्हीं में से एक थी। वो आत्माएं हमारा पीछा कर रही थीं। वो हमें इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाली थीं। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा और दूसरे हाथ से गोलू को पूरी ताकत से दबोच लिया। चुपचाप बैठा रह शैतान, मैं अपनी पूरी ताकत और हिम्मत लगाकर चिल्लाया। मैंने एक्सेलरेटर पर अपना पूरा वजन डाल दिया। ट्रक अपनी पूरी बची खुची ताकत से दहाड़ता हुआ आगे भागा। मैं उस औरत को, उस खौफनाक दृश्य को जल्द से जल्द अपनी आंखों से ओझल कर देना चाहता था। मैंने हिम्मत करके साइड वाले शीशे में देखा। वो औरत अब भी उसी तरह उस बांस पर बैठी हमें घूर रही थी। उसकी आंखों में एक भयानक गुस्सा, नफरत और निराशा साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उसका कोई शिकार हाथ से निकल गया हो। गोलू अब मुझसे छूटने के लिए बुरी तरह छटपटा रहा था, मुझे अपने दांतों से काट रहा था। मुझे जाने दो, उसके पास जाना है मुझे, वो मेरी राह देख रही है, रोको। वो रोते चिल्लाते हुए एक बच्चे की तरह कह रहा था। मैं अपनी पूरी ताकत से उसे पकड़े हुए था और साथ ही उस टूटे फूटे लड़खड़ाते ट्रक को भी सड़क पर संभाले हुए था। यह मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल, सबसे लंबी और सबसे भयानक जंग थी, जो मैं अपनी आत्मा और अपने दोस्त की जान बचाने के लिए लड़ रहा था। मुझे नहीं पता कि कितनी देर तक यह जानलेवा संघर्ष चलता रहा। हर पल एक सदी जैसा लग रहा था। आखिरकार मुझे दूर कुछ टिमटिमाती हुई रोशनियां दिखाई दी। वो एक ढाबा था, सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा, जिसकी जलती हुई बत्तियां इस अंधेरे के समंदर में किसी किनारे, किसी उम्मीद की किरण जैसी लग रही थी। मेरे अंदर एक नई उम्मीद और जीने की एक नई लहर दौड़ गई। मैंने ट्रक की बची खुची सारी ताकत उस ढाबे तक पहुंचने में लगा दी। जैसे जैसे हम ढाबे की रोशनी के करीब पहुंचते गए, गोलू का चिल्लाना और छटपटाना धीरे धीरे कम होता गया। उसकी ताकत जैसे खत्म हो रही थी, वो कमजोर पड़ने लगा था। और जैसे ही मैंने ट्रक को ढाबे के सामने ले जाकर एक जोरदार झटके से रोका, गोलू ने एक आखिरी दर्द भरी हिचकी ली और बेहोश होकर सीट पर लुढ़क गया। मैंने कांपते हाथों से ट्रक का दरवाजा खोला और लगभग बाहर कूद गया। मैं ढाबे की तेज रोशनी में खड़ा हाँफ रहा था। मेरी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। मेरे कपड़े पसीने और खून से बुरी तरह भीगे हुए थे।
गोलू के साथ हुई हाथापाई में मेरे चेहरे और हाथों पर गहरे खरोंचों के निशान बन गए थे, जिनसे खून रिस रहा था, लेकिन मैं जिंदा था। हम दोनों उस जहन्नुम से बाहर निकल आए थे। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर उस अंधेरे खामोश जंगल की तरफ देखा जहां से हम आए थे। वो अब भी उतना ही शांत, खामोश और डरावना लग रहा था, लेकिन अब मुझे उससे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं उस जानलेवा अंधेरे को हराकर रोशनी में आ चुका था। मैं ढाबे की तेज पीली रोशनी में खड़ा बुरी तरह कांप रहा था और हाँफ रहा था। मेरा पूरा शरीर दर्द और दहशत से टूट रहा था। मेरी आंखों के सामने अभी भी बांस पर बैठी वो हड्डियों के ढांचे जैसी औरत और गोलू का वो भयानक शैतानी चेहरा किसी दुःस्वप्न की तरह घूम रहा था। ढाबे का मालिक, जो एक बुजुर्ग सरदार जी थे, और 2-4 कर्मचारी मेरी फटीचर हालत देखकर दौड़ते हुए मेरे पास आए। ओये की होया पुत्र, एदां लगदा पया जिवें कोई भूत देखकर आया होवे। ढाबे के मालिक ने मेरे कंधे पर अपना भारी हाथ रखकर बड़ी हमदर्दी से पूछा। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मेरा गला पूरी तरह सूख चुका था। मैं बस अपने कांपते हुए हाथ के इशारे से ट्रक के अंदर बेहोश पड़े गोलू की तरफ बता सका। वो लोग मेरी हालत की गंभीरता को समझ गए और भागे भागे ट्रक के पास आए। हम सब ने मिलकर बड़ी मुश्किल से गोलू के बेजान शरीर को ट्रक से बाहर निकाला। वो अभी भी बेहोश था, लेकिन शुक्र है कि उसकी सांसें चल रही थीं, धीमी लेकिन चल रही थीं। उन्होंने उसे पास ही पड़ी एक चारपाई पर लिटाया और उसके चेहरे पर पानी के ठंडे छींटे मारे। सरदार जी ने मुझे एक और चारपाई पर सहारा देकर बिठाया और एक स्टील का गिलास गर्म मीठी चाय से भरकर मेरे कांपते हुए हाथों में थमा दिया। घबरा नहीं पुत्र, आराम नाल सांस ले, तू हून महफूज है इत्थे। उनके शब्दों में एक अजीब सा सुकून था। मेरे शरीर में अभी भी कंपी छूट रही थी। चाय का गर्म गिलास भी मेरे हाथों में कांप रहा था। कुछ देर बाद जब मैं थोड़ा सामान्य हुआ और चाय के 2 घूंट किसी तरह मेरे हलक से नीचे उतरे, तो सरदार जी ने बड़े प्यार और धीरज से पूछा कि आखिर हुआ क्या था। मैंने हिचकिचाते हुए टूटे फूटे शब्दों में और कांपती हुई आवाज में उन्हें सब कुछ बताना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें सासाराम से निकलते वक्त उस बूढ़े की चेतावनी से लेकर रास्ते में सीमेंट की बोरियों के अपने आप गिरने, गोलू के अचानक बीमार पड़ने, उस अनदेखी बारात की आवाजें, वो खौफनाक झोपड़ी, गोलू के ऊपर उस बूढ़ी आत्मा का कब्जा और आखिर में बांस पर बैठी उस भयानक औरत तक मैंने एक भी बात नहीं छुपाई। मेरी खौफनाक कहानी सुनकर वहां बैठे सभी लोगों के चेहरों पर डर और सन्नाटा पसर गया। सब चुपचाप किसी पत्थर की मूर्ति की तरह मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में अविश्वास और खौफ का मिला-जुला भाव था। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो सरदार जी ने एक गहरी सांस ली और अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए वाहे गुरु का नाम लिया। पुत्र, तू रब दा बड़ा प्यारा बंदा है जो जिंदा बच के आ गया। उस सड़क ने न जाने कितने ही घर उजाड़े हैं, कितने ही ट्रक वाले गायब हुए हैं उस रास्ते पर। तभी वहां पास की चारपाई पर बैठे एक दूसरे अधेड़ उम्र के ड्राइवर, जिनके बाल आधे से ज्यादा सफेद हो चुके थे और जिनका चेहरा अनुभव और थकान की झुर्रियों से भरा था, उन्होंने बोलना शुरू किया। तुम लोगों ने बहुत बड़ी जानलेवा गलती की उस रास्ते पर जाकर। वो रास्ता नहीं, जहन्नुम का दरवाजा है बेटा। फिर उन्होंने हमें जो कहानी बताई उसे सुनकर हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और हमारी रूह कांप गई। उन्होंने बताया कि सालों पहले उस पूरे इलाके में काले नाम के खूंखार और बेरहम डाकू का आतंक था। वो और उसका गिरोह इंसानी भेड़ियों का झुंड था, जिनके दिलों में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। एक बार पास के ही किसी गांव से एक अमीर व्यापारी की बेटी की बारात बड़े धूमधाम से गुजर रही थी। काले डाकू और उसके गिरोह ने उस बारात पर घात लगाकर हमला कर दिया। उन्होंने बारातियों से सारा सोना चांदी, नकदी और कीमती सामान लूट लिया। लेकिन उनकी हैवानियत इतने पर ही नहीं रुकी। उन्होंने कई आदमियों को, जिसमें दूल्हा भी शामिल था, बड़ी बेरहमी से काट डाला और औरतों की इज्जत लूट ली। कहते हैं उस बारात की दुल्हन और कई दूसरी औरतों ने अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए पास के ही एक गहरे सूखे कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। उस बूढ़े ड्राइवर ने अपनी भारी आवाज में आगे बताया। कहते हैं उन्हीं बेकसूर मजलूम लोगों की आत्माएं आज भी उस सड़क पर इंसाफ के लिए भटकती हैं। वो बारात आज भी उस रास्ते से गुजरती है और हर अनजान मुसाफिर को वो अपना दुश्मन समझती है। उन्हें लगता है कि वो डाकू उन्हीं में से हैं और वो जो झोपड़ी तुमने देखी, कहते हैं वो उसी काले डाकू का अड्डा था जो बाद में पुलिस की गोली से उसी जगह मारा गया था।
उसकी पापी आत्मा आज भी उसी जंगल में कैद है और हर किसी को अपनी तरह शैतान बनाना चाहती है। ये सब सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। तो हम उन बेकसूर अतृप्त आत्माओं और उस शैतान डाकू के इलाके में अन्न जाने में घुस गए थे। हमें जो शहनाई और ढोल की आवाजें सुनाई दी वो उन मृत बारातियों की दर्द भरी पुकार थी जो आज भी उस खूनी रात को जी रहे थे। जिस बूढ़े की आत्मा ने गोलू पर कब्जा किया वो कोई और नहीं बल्कि वो खूंखार शैतान काला डाकू ही था। और वो बांस पर बैठी औरत शायद वो बदनसीब दुल्हन थी जो आज भी अपने साथ हुए जुल्म का बदला लेना चाहती है। सुबह होने तक गोलू को होश आ गया। उसका तेज बुखार उतर चुका था, लेकिन उसके शरीर में इतनी कमजोरी थी कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसे रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि हमारा टायर पंक्चर हुआ था और उसके बाद उसे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैं उस खौफनाक सच्चाई को बताकर उसे और डराना नहीं चाहता था। सुबह हमने सरदार जी की मदद से एक मिस्त्री को बुलाया और अपने ट्रक के दोनों टायर ठीक करवाए। जब हम उसी रास्ते से दिन के उजाले में वापस लौट रहे थे तो हमने उस जगह पर रुककर देखने का फैसला किया जहां रात में हमें वो झोपड़ी दिखाई दी थी। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। दूर दूर तक बस खाली जमीन और घने पेड़ थे। न कोई झोपड़ी, न कोई खंडहर, न कोई निशान। ऐसा लग रहा था जैसे रात में हमने कोई भयानक सपना देखा हो, लेकिन यह सपना नहीं था। मेरे शरीर पर लगे खरोंचों के निशान और गोलू की हालत इस बात की गवाह थी कि वो रात एक खौफनाक जानलेवा हकीकत थी। हम किसी तरह सासाराम पहुंचे। गोलू को उस सदमे और कमजोरी से पूरी तरह ठीक होने में महीना भर लग गया और मैं शायद उस गहरे सदमे से आज तक पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया हूं। उस घटना के बाद मैंने ट्रक मालिक से साफ साफ कह दिया कि या तो मैं सिर्फ दिन में गाड़ी चलाऊंगा या फिर ये नौकरी छोड़ दूंगा। मेरी मानसिक हालत देखकर वो मान गया। मैंने उस दिन कसम खाई कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मजबूरी क्यों ना आ जाए, मैं कभी भी पैसों के लालच में अपनी जान दांव पर नहीं लगाऊंगा और बड़े बुजुर्गों की बातों को कभी अंधविश्वास कहकर नहीं टालूंगा। वो खौफनाक रात मेरे लिए एक सबक थी, एक ऐसा सबक जिसे मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूल सकता। आज भी जब रात में अकेले होता हूं या किसी सुनसान सड़क से गुजरता हूं तो मेरे कानों में वो अनदेखी बारात की शहनाई और उस बूढ़े की डरावनी आवाज गूंजने लगती है। वो रात मेरी यादों में हमेशा एक नासूर बनकर जिंदा रहेगी, जो मुझे बार बार यह याद दिलाती है कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमारी समझ और विज्ञान से बहुत परे हैं। उस बूढ़े ड्राइवर ने अपनी भारी आवाज में आगे बताया, कहते हैं उन्हीं बेकसूर मजलूम लोगों की आत्माएं आज भी उस सड़क पर इंसाफ के लिए भटकती हैं। वो बारात आज भी उस रास्ते से गुजरती है और हर अनजान मुसाफिर को वो अपना दुश्मन समझती है। उन्हें लगता है कि वो डाकू उन्हीं में से हैं और वो जो झोपड़ी तुमने देखी, कहते हैं वो उसी काले डाकू का अड्डा था जो बाद में पुलिस की गोली से उसी जगह मारा गया था। उसकी पापी आत्मा आज भी उसी जंगल में कैद है और हर किसी को अपनी तरह शैतान बनाना चाहती है। ये सब सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। तो हम उन बेकसूर अतृप्त आत्माओं और उस शैतान डाकू के इलाके में अन्न जाने में घुस गए थे। हमें जो शहनाई और ढोल की आवाजें सुनाई दी वो उन मृत बारातियों की दर्द भरी पुकार थी जो आज भी उस खूनी रात को जी रहे थे। जिस बूढ़े की आत्मा ने गोलू पर कब्जा किया वो कोई और नहीं बल्कि वो खूंखार शैतान काला डाकू ही था। और वो बांस पर बैठी औरत शायद वो बदनसीब दुल्हन थी जो आज भी अपने साथ हुए जुल्म का बदला लेना चाहती है। सुबह होने तक गोलू को होश आ गया। उसका तेज बुखार उतर चुका था, लेकिन उसके शरीर में इतनी कमजोरी थी कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसे रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि हमारा टायर पंक्चर हुआ था और उसके बाद उसे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैं उस खौफनाक सच्चाई को बताकर उसे और डराना नहीं चाहता था। सुबह हमने सरदार जी की मदद से एक मिस्त्री को बुलाया और अपने ट्रक के दोनों टायर ठीक करवाए। जब हम उसी रास्ते से दिन के उजाले में वापस लौट रहे थे तो हमने उस जगह पर रुककर देखने का फैसला किया जहां रात में हमें वो झोपड़ी दिखाई दी थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। दूर दूर तक बस खाली जमीन और घने पेड़ थे। न कोई झोपड़ी, न कोई खंडहर, न कोई निशान। ऐसा लग रहा था जैसे रात में हमने कोई भयानक सपना देखा हो, लेकिन यह सपना नहीं था। मेरे शरीर पर लगे खरोंचों के निशान और गोलू की हालत इस बात की गवाह थी कि वो रात एक खौफनाक जानलेवा हकीकत थी। हम किसी तरह सासाराम पहुंचे।
गोलू को उस सदमे और कमजोरी से पूरी तरह ठीक होने में महीना भर लग गया और मैं शायद उस गहरे सदमे से आज तक पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया हूं। उस घटना के बाद मैंने ट्रक मालिक से साफ साफ कह दिया कि या तो मैं सिर्फ दिन में गाड़ी चलाऊंगा या फिर यह नौकरी छोड़ दूंगा। मेरी मानसिक हालत देखकर वो मान गया। मैंने उस दिन कसम खाई कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मजबूरी क्यों ना आ जाए, मैं कभी भी पैसों के लालच में अपनी जान दांव पर नहीं लगाऊंगा और बड़े बुजुर्गों की बातों को कभी अंधविश्वास कहकर नहीं टालूंगा। वो खौफनाक रात मेरे लिए एक सबक थी, एक ऐसा सबक जिसे मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूल सकता। आज भी जब रात में अकेले होता हूं या किसी सुनसान सड़क से गुजरता हूं तो मेरे कानों में वो अनदेखी बारात की शहनाई और उस बूढ़े की डरावनी आवाज गूंजने लगती है। वो रात मेरी यादों में हमेशा एक नासूर बनकर जिंदा रहेगी, जो मुझे बार बार यह याद दिलाती है कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमारी समझ और विज्ञान से बहुत परे हैं। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। असीम भाई इंदौर से, नरेंद्र मानकर भाई मध्य प्रदेश से, वजन कुमार भाई बिहार से, मोहम्मद याकूब भाई तेलंगाना से, विप्रो दास भाई असम सिलचर से, नूर आलम भाई सऊदी अरब से, रजनी और अजय भाई इंदौर से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, अली मुर्तजा भाई कुवैत से, गणेश पाठक भाई सूरत से, मनीष राजपूत भाई सूरत से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, कमल संघवी भाई बेगूसराय बिहार से, विक्रांत तमंग भाई वेस्ट बंगाल से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, ताहिर रंगरेज भाई कुवैत से, मलिक सैफ भाई ओडिशा से, अशोक पंवार भाई नंदरी से, नंदनी, वर्षा और अनन्या दलीप जयपुर से, निसरीन भाई मध्य प्रदेश इंदौर से, मुकेश तिवारी भाई प्रयागराज से, सरोज भाई नेपाल से, आसिफ भाई कराची से, मुकेश गुप्ता भाई लुधियाना से, मिन्नतुल्लाह भाई बंगलौर से, ऋषपाल बिश्नोई भाई जोधपुर राजस्थान से, संदीप यादव भाई निबी बरवा से, विशाल शर्मा भाई रतलाम मध्य प्रदेश से, जुनैद भाई पूर्णिया से, विपिन वंसा भाई हरियाणा से, कमल भाई म्यांमार से, संकेत दैवत भाई यवतमाल महाराष्ट्र से, गुरफान खान भाई उत्तर प्रदेश से, मोहन भाई झारखंड से, नरेश वर्मा भाई छत्तीसगढ़ से, पाशा भाई तेलंगाना से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, इंदुपाल जी छत्तीसगढ़ से, हसन भाई इटली से, सतीश पाठक भाई अमरावती महाराष्ट्र से, ताज वली खान और मुस्तफा खान भाई इंग्लैंड से, भूपेंद्र झारिया भाई कवर्धा छत्तीसगढ़ से, धीरज चौधरी भाई महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, नितेश कुमार भाई महावा से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, योगपाल पांडे भाई बस्ती उत्तर प्रदेश से, सोनू चीमा भाई करनाल से, विपिन भाई गाजियाबाद से, सुभारता सरकार भाई बंगलौर से, लोहित मांझी भाई ओडिशा से, बाबर आजम और रिजवान भाई लाहौर पाकिस्तान से, जाया राम खत्री भाई काठमांडू से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, आदित्य राजपूत भाई मध्य प्रदेश से, मंजीत सिंह भाई जलालाबाद से, वाजिद तबस्सुम भाई पाकिस्तान से, सफदार अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, अमनदीप मोगा भाई पंजाब से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, प्रदीप मौर्य भाई मुंबई से, सफीक भाई सऊदी अरब से, लकी भाई इटली और इकबाल भाई जर्मनी से, राज भाई पुणे से, अयान नवीद भाई सेरावाला गेट से, सुसंता भाई ओडिशा से, अक्षय कुमार भाई बलिया से, तलहा भाई कराची से, जसप्रीत सिंह भाई राजौरी गार्डन से, जेगू तमंग भाई दुबई से, सादिक भाई सऊदी अरब से, आसिफ शेख भाई कनाडा से, देवराज तमंग भाई नेपाल से, विकास भाई नेपाल से, राहुल भाई ओडिशा से, श्रीकांत भाई दिल्ली से, पूरन चंद बलोत्रा भाई राजस्थान से, अनुराग ठाकुर भाई दुबई से, अंबुज भाई ओडिशा से, महेश शर्मा भाई जयपुर राजस्थान से, रविंद्र राजपूत भाई बुलंदशहर से, इसरार शेख भाई मुंबई से, दीपक कुमार भाई उत्तर प्रदेश बहराइच से, नासिमुद्दीन अलवी भाई मुरादाबाद से, अमित झा भाई भागलपुर बिहार से, दीपक भाई उत्तराखंड से, अंजाना वर्मा भाई कानपुर से, बिलाल भट्ट भाई कराची से, जीनिया सिंह जी दिल्ली से, राजा अली भाई मैनपुरी से, सुराजित भाई असम डिब्रूगढ़ से, पंडित जी दिव्यापुर से, शाहरुख भाई मंसूरी मध्य प्रदेश से, सुष्मिता यदुवंशी जी आजमगढ़ से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।